करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होता है, करंट अफेयर्स का थीम समझ में नहीं आता है, करंट अफेयर्स रिवाइज नहीं हो पाता है, करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक नहीं कर पाते। ऑल दोज प्रॉब्लम्स विल बी केटेड टुडे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसे कि एज आई प्रॉमिस्ड, मैं मंथली कंपाइलेशन लाने वाला हूँ और ये फर्स्ट वॉल्यूम है, जून 2025 मंथली कंपाइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? वेरी प्रोबेबल सवाल। मार्केट में, यूट्यूब में फ्लडेड है करंट अफेयर्स, बट अपने बारे में कुछ फ्लेक्स कर देता हूँ। नॉट जस्ट अ फ्लेक्स, इट्स जस्ट एक स्रोत अपना दे रहा हूँ। आई हैव क्वालिफाइड 4 पीसेस इन दिस past 1 year, that is BPSC 70th BPSC, UP PCS, JPSC CC, JPSC CDPO। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और एग्जाम, IB और CSR ASO और CSR SO। सो इससे एक चीज पता चलता है, टीयर 1 में जो करंट अफेयर्स, ये पांचों एग्जाम जो मैं बता रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा था। सो मैंने एक चीज आइडेंटिफाई किया है कि कोई भी एग्जामिनर होता है वो कौन से एरिया को टारगेट करता है while asking current affairs question. So in this video we will be deciphering all those things, or you don't have to read 300 pages bulky other magazines which are very bulky, और उसका ROI बहुत कम होता है, उसका ROI बहुत ज्यादा कम होता है। आप 300 पेज को रिटेन नहीं कर पाते हो। इन दिस 30 पेज में मैं सारा जो 300 पेज का, जो आप आई दृष्टि पढ़ रहे हो, आप PIB पढ़ रहे हो, आप विजन पढ़ रहे हो, ये सारा का कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स करो, बिंज वॉच करो और अच्छे से रिवाइज करो। यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल। विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स delve into जून मंथली करंट अफेयर्स। पहला इंपॉर्टेंट थीम, इंटरनेशनल अफेयर्स, और पिछले 3-4 महीने से इंटरनेशनल अफेयर्स हैज बीन वेरी हॉटस्पॉट, ठीक है। और मेन उसका रीजन है ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान इजराइल से रिलेटेड है, आपको तो ऑपरेशन से याद करना है। सवाल कहाँ से आएगा? ऑपरेशन से सवाल आएगा। और इसके अलावा सवाल कहाँ से आएगा? रीजन, जहाँ पे न्यूक्लियर बेस था, जहाँ पे अटैक हुआ, ये 3 जगह से सवाल आपका आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो देखो, ऑपरेशंस। सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये किसने किया था? ये इजराइल ने इनिशिएट किया था। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, है ना। इजराइल ने किसके ऊपर किया? ईरान के ऊपर। व्हाट इज द ऑपरेशन नेम? ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन पे आओ, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अब ये रिटेलिएशन जो इजराइल ने किया ईरान पे, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने किया, उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा ऑपरेशन, अब कबाब में हड्डी बनने वाले यूएसए, यूएसए बीच में आए। यूएसए ने ऑपरेशन लॉन्च किया अपना, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। वापस से रिवाइज करते हैं, है ना। इजराइल ने ईरान पे कौन सा अटैक किया? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्लियर। ईरान ने रिटेलिएट किससे किया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 से। यूएसए एंट्री मारे, यूएसए ने क्या किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू यूएसए ने क्या किया? ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ये 3 जगह कहाँ पे है? रिसेंटली इन न्यूज, सवाल देखते हो ना, रिसेंटली इन न्यूज पे आता है। फोर्दो, नतान्स, इस्फहान, यहाँ पे 3 न्यूक्लियर मिसाइल साइट था ईरान का। यूएसए ने थ्रू दिस पर्शियन गल्फ वाले एरिया से यहाँ पे अटैक किया। वापस से बताओ, 3 एरिया कौन सा है? फोर्दो, नतान्स एंड इस्फहान। क्लियर। देखो, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद हो गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में यूएसए ने क्या किया? थ्रू B2 बॉम्बर मिसाइल जो हो गया, उसके थ्रू अटैक किया। बंकर बस्टर बॉम्बर के थ्रू अटैक किया, ठीक है। जो न्यूक्लियर बेस थे, कहाँ कहाँ न्यूक्लियर बेस थे? इस्फहान, नतान्ज और हमारा फोर्दो। ये 3 नॉर्थ से साउथ अरेंज करने भी आएगा तो आप कर सकते हो, फोर्दो, नतान्ज, इस्फहान। अब इसके साथ साथ मेरे को याद कराओ यहाँ पे, अच्छा, रेड सी इज इन हॉटस्पॉट, रेड सी इज इन न्यूज। अब रीजन बताओ रेड सी न्यूज होने का। हुती रिबिलियंस वहां पे ये कर रहे हैं, ठीक है। रेड सी से बॉर्डरिंग कौन कौन से कंट्रीज है, उसका एक मानचित्र दिखाओ मेरे को। रेड सी यहाँ पे हो गया, ये देखो, यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, ये हो गया इजिप्ट, है ना। ये देखो, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, येमेन, इजिप्ट एंड जिबूती। डेसी, जसी जसी, ठीक है, जसी भाई, डेसी, ठीक है। रेड सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करने का ट्रिक क्या है? डेसी। याद रहेगा, ये तो बहुत चलता है, बट याद कर लेना, ठीक है। डेसी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड सी इज इन हॉटस्पॉट है, ठीक है। हुती रिबेलियंस यहाँ पे अटैक कर रहे हैं और वो चोक पॉइंट है। यहाँ से इंडिया का 30 से 40% क्रूड ऑयल यहाँ से आता है। सो इफ दैट इज, ये इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत खराब है, क्योंकि अगर रेड सी चोक हो जाएगा तो इंडिया का जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ ये रेड सी वाला एरिया।
ये पर्शियन गल्फ इसी के थ्रू यहाँ पे अटैक किया ईरान में। ईरान में 3 साइट जो था आपको याद हो गया है, वापस से बताओ। वेरी गुड। फॉर्दो, नतान्स, इस्फहान। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कौन किया है? यूएसए ने किया है। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कौन सा किया है? ऑपरेशन बशर अल फतह। क्लियर? यूएसए ने कौन सा किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया? ऑपरेशन बशर अल फतह। वापस से देखो, ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर। मूविंग ऑन, ये रेड सी वाला याद हो गया, डेसी, ठीक है, हुती रिबिलियंस, बबल मंडप स्ट्रेट, ये सब चीजें याद होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंधु, नॉट सिंदूर, ठीक है, सिंदूर पता होगा। ऑपरेशन सिंधु में क्या है ना, जो ईरान में इंडियन जो फंस गए ना, उसको इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया का ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु याद होना चाहिए। अब इसके, हाँ ठीक है, ऑपरेशन सिंधु याद हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 एरिया है, अजरबैजान। देखो एक और चीज है, इंडिया जो ईरान से अपने जो इवैक्यूएटेड है उन लोगों को हटाने के लिए ना, थ्रू अर्मीनिया की मदद से इंडिया ये कर रहा है। अर्मेनिया और बगल में अजरबैजान। अब मेरे को याद आना चाहिए, एक बहुत 2020 से न्यूज में चल रहा था, नगोर्नो, एक सेकेंड, नगोर्नो कोरबाक रीजन, नगोर्नो कोरबाक रीजन, ठीक है, ये कहाँ पे है आपको बताना है। बता तो दिया हूँ मैं वैसे, अर्मेनिया और अजरबैजान ये वाले एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में, नगोर्नो अजरबैजान ये वाले एरिया में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। सो इंडिया इवैक्यूएट ईरान से अपने जो रेसिडेंट्स है कैसे कर रहा है? थ्रू ऑपरेशन सिंधु। याद रहेगा, 5 ऑपरेशन अभी तक मैंने बताया, बाय हार्ट वो याद होना चाहिए। इसके अलावा जो पिछले 4 साल से चल रहा है इंपॉर्टेंट, वो देखो, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में सूडान इवैक्यूएशन प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेशन अजय, इसराइल के जो फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने का है। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन। वापस याद हो गया। 8 ऑपरेशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल आपके जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें एक सवाल आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑपरेशन, मूविंग ऑन। ये ऑपरेशन सिक्योर, ये ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल के द्वारा किया गया है। इंटरपोल के द्वारा किया गया। 26 कंट्री इसमें एडेड है ना, 26 कंट्री ने इसमें पार्ट लिया था। अब देखो ये किस लिए हुआ था ना, इसका देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, अभी मुझे बताओ। एक तो प्रॉब्लम चल रहा है हमारा साइबर फ्रॉड का प्रॉब्लम चल रहा है। साइबर फ्रॉड के अलावा क्या चल रहा है हमारा प्रॉब्लम? डिजिटल अरेस्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक का प्रॉब्लम चल रहा है। सो अभी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, अब डिजिटल प्रॉब्लम्स आ गया है। तो इसको कर्व करने के लिए इंटरपोल ने एक बहुत हाई मिनिस्ट्रियल बैठक बनाया, जिसमें 26 कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इस चीज से प्रॉब्लम फेस कर रही है, उन सबको बुलाया गया। इंडिया भी इसका पार्ट था। अब इसमें क्या डिस्कशन हुआ, किस पे डिस्कशन हुआ? साइबर फ्रॉड पे, डिजिटल अरेस्ट पे, डीप फेक पे, ठीक है। तो याद कर लेना, ऑप्शन सिक्योर जब आएगा, ऑप्शन में आपका रहेगा आरबीआई रहेगा, सेबी रहेगा, इंटरपोल रहेगा, और भी कुछ एक ऑप्शन रहेगा। सो यू हैव टू वेरी कामली मार्क आंसर इंटरपोल, याद रहेगा। इंटरपोल के एवज में भारत में है भारत पोल, भारत पोल है ना। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे और सवाल आ सकता है सीबीसी के बारे में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, सीबीसी कौन सा कमेटी गठन से बना था? सीबीसी, ठीक है। साइबर स्वच्छता पखवाड़ा याद आना चाहिए, साइबर स्वच्छता पखवाड़ा। इफ यू आर गिविंग आईबीएससी देन आई एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको याद होना चाहिए। मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेगा क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पे आप जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन सर्टेन न्यूज में था, ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होना चाहिए। ये सबसे ऐसे का सवाल बन सकता है आपका बीपीएससी का मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में, आपके जितने भी एग्जाम है जिसमें टीयर 2 आपसे पूछ रहे हैं। सो डिफेंस सिक्योरिटी इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल राइट नाउ। सो ये इंपॉर्टेंट थीम है। मूविंग ऑन, हाँ, G7 समिट पे आते हैं। अब G7 समिट में सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्रीज है। पहला सवाल तो आपका यही आएगा, पुकी से सवाल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इटली, फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है, इटली है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले देखो गठन कब हुआ था? 1975 में गठन हुआ था G7 का, ठीक है। पहले G6 कंट्रीज था, उसके बाद, पहले G6 लिख लो, पहले G6 था, जस्ट अ सेकंड, पहले क्या था? G6 कंट्री था, उसके बाद कनाडा ऐड हुआ अगले साल, कनाडा ऐड हुआ, अब बन गया G7 कंट्रीज बन गया, ठीक है। उसके बाद 1997 में हमारे रशिया, रशिया ऐड हुए, तब क्या बन गया? G8 कंट्रीज बन गया। बट 2014
2013 में क्रीमिया पे जब अटैक किया था रशिया, उसके बाद इन लोग ने बॉयकॉट कर दिया। सो 2014 में रशिया को हटा दिया गया, अब वापस से बन गया G7 कंट्री। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। 50 साल भी हो गया है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। आ गया ये 50 इयर्स हो गया है G7 का। सो प्रोबेबल सवाल है, मेंस में प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। कंट्रीज याद हो गया, डायरेक्ट सवाल कंट्री से पूछेगा कौन कौन सी कंट्रीज इनसे ये है। और 50 इयर्स G7 का हो गया। इस बार का समिट हुआ, इस बार का समिट कहाँ पे हुआ? कनाडा, ठीक है, कनाडा, कना कनास्किस में हुआ है, ठीक है। अब देखो आउटकम, दो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आजकल जो आईबीएसयू में आप देखते हो सवाल, या फिर बीपीएससी में सवाल देखते हो, मल्टीपल लेयर सवाल पूछते हैं। तो पहला लेयर तो आपका क्लियर हो गया, G7 समिट 1976। सातों कंट्रीज का आपको नाम याद हो गया है, कहाँ पे हुआ समिट? कनास्किस, कनाडा में हुआ। तीसरा सवाल आपसे जो पूछेगा वो यही पूछेगा, ठीक है। अब जो सेकंड लेयर का सवाल पूछता है वो उससे पूछेगा कि क्या क्या उसमें आउटकम्स था। पहला आउटकम था कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर। जब देखो जहां पे भी होता है ना, आप दिल्ली चार्टर याद किए होगे, है ना, लिस्बन चार्टर याद किए होगे, जहां पे भी वो सबमिट होता है तो उन लोग उसी के नाम से चार्टर ये कर लेते, यूज कर सक लेते हैं। तो पहला है कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर। सबसे इंपॉर्टेंट देखो 2022 23 24 से चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना, वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम चल रहा है। आप कनाडा में देखे होगे, आप कैलिफोर्निया में देखे होगे, इवन उत्तराखंड में देखे होगे, बम्बी बकेट के थ्रू उसको ये किया गया था ना, ठीक किया गया था। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है ना उसमें आग जल जा रहा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फायर लिख दो, वाइल्ड लाइफ फायर आ जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए खतरा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए, एक सस्टेनेबल प्रोसेस लाने के लिए G7 ने एक बैठक किया। G7 कनाडा में हुआ, उसको कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर के थ्रू एक पास किया गया कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, हमारा जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो सके। क्लियर है? कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर, सवाल डायरेक्ट पूछेगा इस कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर किस समिट में ऑर्गेनाइज हुआ? ऑप्शन रहेगा ब्रिक्स, EU, G20 और ये G7। आपने क्या लगाना है? G20, G20 लगाओगे, G7 लगाओगे ना, वेरी गुड। सो समझ में आ गया कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर। अब देखो दूसरा है क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के बारे में कि सस्टेनेबल प्रोसेस लगाओ और जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको प्रिजर्व करो, और लोकल आइडेंटिटी है, लोकल जो कम्युनिटी है उनका हेल्प लो, सस्टेनेबल प्रोसेस लेकर आओ, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल, फॉसिल फ्यूल जो प्रॉब्लम है उससे निपटाने के लिए हम लोग क्रिटिकल मिनरल लाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लाना होगा। तो ये सब इसमें डिस्कस किया गया था। तीसरा है क्रॉस बॉर्डर फॉरेन इंटरफेरेंस। आप देखते हो कि जितने बड़े देश होते हैं, मतलब वो एक तरह का मोनोपोली लगा लेते हैं, तो उसको अब अब कौन इसमें डिस्कस कर रहा है? यूएसए इसमें डिस्कस कर रहा है। कौन डिस्कस कर रहा है? यूके डिस्कस कर रहा है, जो खुद एक टाइम पे इंपेरियलिज्म करते थे, है ना। तो वही है, स्टार्टिंग में सब बोल देते हैं बट ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर फॉरेन इंटरफेरेंस आप देख लेना, तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव था। तीनों याद रहेगा, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, लॉर्ड बबूमा, स्पोर्ट्स से याद कर लेना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, और लॉर्ड बबूमा की टीम साउथ अफ्रीका जीत जीत गए ना। एडन मार्करम इसमें मैन ऑफ द मैच थे। 2021 में न्यूजीलैंड जीता था, 2022 में 2023 में ऑस्ट्रेलिया, 2025 में साउथ अफ्रीका। क्लियर? स्पोर्ट्स का सेक्शन है। इंटरनेशनल अफेयर्स देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था जो जून के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको देखो क्यूरेट किया गया है, जितना भी इंपॉर्टेंट था सारा कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया पहला। सेकंड में हो थाला फॉर अ रीजन, थाला शामिल हुए अपने हॉल ऑफ फेम में। इसके इनके अलावा और कौन कौन हुए? मैथ्यू हेडन, भाई साहब क्या ही इनका कहर था। 2003 वर्ल्ड कप जिसको याद है वो समझ सकता है। ग्रैम स्मिथ और जहीर खान का वो राइवलरी। इसके अलावा हाशिम अमला, डेनियल विक्टोरी, सना मीर और सारा टेलर, ठीक है, ये हुआ। अब देखो चेस से इंपॉर्टेंट सवाल एक बनता है, प्रज्ञानंदा यूजी चेस कप 2025 जीते हैं, ठीक है, विनर है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। नीरज चोपड़ा का एक याद कर लो, एक पेरिस डायमंड में 88.16 मीटर का उन्होंने फेंका है, और 85.29 मीटर का उस्तावा में उनका जैवलिन थ्रो था, ठीक है। इसके अलावा 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कहाँ पे हो रहा है? साउथ कोरिया, गुमी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 सवाल जून करंट अफेयर्स से स्पोर्ट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। वापस से रिवाइज करो, 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? गुमी, साउथ कोरिया। नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो 88.16 मीटर, पेरिस डायमंड में 85.29 मीटर। देखो एग्जामिनर अगर बहुत गुस्सा में है ना तो ये डायरेक्ट सवाल पूछ देगा आपसे कि 85.29 था, 85.39 था, 85.49। एंड नीरज चोपड़ा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम, हर साल सवाल पूछता है। नीरज चोपड़ा जी के नाम पे तो
नेशनल डे भी हो गया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट थी। प्रज्ञानंदा पिछले 1 साल से बहुत सारे चेस चेस चैंपियनशिप जीत रहे हैं वो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एम एस धोनी तो पता ही है कि सवाल पूछ सकता है और हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से एक सवाल बनता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से यूपीएससी ने भी 2022 में सवाल पूछा था, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। कॉन्सेप्ट क्लियर, स्पोर्ट्स वाला। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे आओ लॉन टेनिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट। रोलैंड गैरोस अभी हुआ है, रोलैंड गैरोस में सिनर वर्सेस अल्कराज का मैच था, बहुत ही एपिक मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ लॉन टेनिस। और इसमें कार्लोस अल्कारेज सिनर को हरा देते हैं। बट इसके बाद विंबलडन होता है। विंबलडन कहाँ पे होता है? यूके में होता है। विंबलडन में कौन जीतता है? यानिक सिनर हराते हैं कार्लोस अल्काराज को, ठीक है। विंबलडन का विनर कौन है? यानिक सिनर। और फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, उसके विनर कौन है? कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोको गॉफ जीतती है, ठीक है, रोलैंड गैरोस। और विंबलडन में कौन जीतती है? ईगा स्विएतेक। वापस से देखो, वुमेन में कौन जीतती है? कोको गॉफ अरेना सबलिंका को हराती है। अरेना सबलिंका तो यार जब से रील्स और थोड़ा सा स्टार्ट किए तब बुरा खेलने लगी है। विंबलडन में कौन जीती है? ईगा स्विएतेक। ईगा स्विएतेक पॉलिश, पोलैंड की है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, पोलैंड की है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फ्रेंच ओपन जेंटलमैन सिंगल में कौन कार्लोस अल्कारेज यानिक सिनर को हराए? विंबलडन में उल्टा कर देना, यानिक सिनर कार्लोस अल्कारेज को हराए, ठीक है। फ्रेंच ओपन वुमेन में कोको गॉफ ने किसको हराया? अरेना सबलिंका को। और विंबलडन के विनर कौन है? ईगा स्विएतेक। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब स्कीम्स में हो। पहला स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखो इसका 8 साल हो गया, सो ये इंपॉर्टेंट थीम है। और इस बार पीएम ने अपने पीआईबी में भी इसका जिक्र हुआ था, ठीक है, और पीएम ने भी इसको ट्वीट किया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें देखो इंपॉर्टेंट ये है कि 9th ऑफ एवरी मंथ में गवर्नमेंट फैसिलिटी में फिक्स डे एएनसी सर्विस उनको मिलता है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। और ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इसको सर्विसेज अवेल कर सकती है। कौन सा स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इनिशिएटिव किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके अलावा तो हो नहीं सकता ना, ऑप्शन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर। आपने क्या लगाना है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कॉन्सेप्ट क्लियर। 9th ऑफ एवरी मंथ आपको याद रहेगा, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स आर कवर्ड, ठीक है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स आर कवर्ड। मूविंग ऑन, नव्या। नव्या से सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल पहले तो ये पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या है, और नव्या है किस चीज से रिलेटेड। तो नव्या का फुल फॉर्म याद कर लो, नर्चरिंग एस्पिरेशंस, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। अब यंग एडोलेसेंट गर्ल्स का क्राइटेरिया दिया गया है 16 से 18 साल, मिनिमम 10वीं क्लास उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्या मिलेगा? वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगा तो वो क्या कर सकती है? अपना एम्पावर कर सकती है। अच्छा, वुमेन के साथ मेरे को बताओ कौन कौन से स्कीम्स हैं। लखपति दीदी आपको याद आ रहा है? वेरी गुड। स्टैंड अप इंडिया याद आ रहा होगा, स्किल इंडिया आ रहा होगा, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा याद आ रहा होगा। ये सब इंक्लूसिव है, वुमेन्स को भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एसडीजी गोल 5 को स्टैंडर्डाइज करते हैं, एसडीजी 10 को करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, ये सारे चीज को केटर करता है। वापस से बताओ, नव्या का एक्रोनिम का उसका एक्रोनिम क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो सवाल सिंपल पूछ देगा कि वी का मतलब क्या है, सो दैट इज वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग से आपको पीएम विश्वकर्मा याद आना चाहिए, है ना। वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ वुमेन से रिलेटेड मेरे को एक और चीज बताओ, 106th अमेंडमेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये क्या चीज से बारे में, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कमेंट सेक्शन में बताना, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मूविंग ऑन, एक्सरसाइज पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक सवाल बनता है, डिफेंस का थीम है ये। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया, इंटरनेशनल अफेयर्स में देख लिया हम लोग ने 4-5 इंपॉर्टेंट थीम। उसके बाद हम लोग ने देखा स्पोर्ट्स, स्कीम्स हमने देखा 2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डिफेंस वाले पे आओ। पहला एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, इसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। 2025 में हुआ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ठीक है, याद रहेगा, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब इंडिया और मंगोलिया के बीच में 2 होता है, एक आपने देख लिया एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, दूसरा होता है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट भी किसके साथ होता है? इंडिया और मंगोलिया। वापस से बताओ, इंडिया और मंगोलिया के बीच में 2 डिफेंस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट और एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। वेरी गुड। मूविंग ऑन, अब आओ इंडिया और फ्रांस डिफेंस एक्सरसाइज। जस्ट अ सेकेंड, इंडिया एंड फ्रांस, इंड प्लस फ्रांस डिफेंस एक्सरसाइज।
हाल फिलहाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? एक्सरसाइज शक्ति उसका नाम है, एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है, इंडिया और फ्रांस। अब देखो फ्रांस का नाम जब आता है तो मेरे को क्या क्या चीज याद आना चाहिए। एक तो मेरे को याद आना चाहिए यूपीआई। पेरिस में यूपीआई अडॉप्ट किया गया है फ्रांस में। और कौन कौन सी कंट्री है जिसने यूपीआई, इंडिया का यूपीआई है उसने उसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस में मेरे को एक तो याद आएगा यूपीआई। दूसरा मुझे याद आना चाहिए एक्सरसाइज गरुड़, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज वरुण याद आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनवायरनमेंट का अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूएस, फ्रांस भी फाउंडर था। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये सब चीज याद आना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 36 रफाल हम लोग ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, वो याद आना चाहिए। फ्रांस से मेरे को सीएनईएस याद आना चाहिए। फ्रांस और इंडिया का स्पेस टूरिज्म के लिए भी बहुत काम चल रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए काम चल रहा है, फिर बसेस के लिए काम चल रहा है, ईवी व्हीकल्स के लिए काम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा पेरिस समिट हुआ था। पेरिस समिट में इंडिया और फ्रांस दोनों को चेयर किए थे। ठीक है, एआई समिट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। और फ्रांस के साथ बराबर पिछले 3 साल से जो रिलेशनशिप है बहुत स्मूथन हुआ है इंडिया और फ्रांस का। इसके अलावा आपका सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। बॉलीवुड जो शाहरुख खान है वहाँ पे उनका क्रेज बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और फ्रांस के जो लोकल स्कॉलरशिप्स होते हैं वो इंडिया के लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इंडिया के सिटीजन जाते हैं फ्रांस में पढ़ने के लिए। ठीक है, सो हेल्दी रिलेशनशिप है इंडिया और फ्रांस के बीच में। मूविंग ऑन, एक्सरसाइज पैशेक्स इंडिया और यूके के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अरेबियन सी में। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पैसेक्स इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूके, सॉरी, इंडिया और यूके, एक्सरसाइज पैसेक्स, नॉर्थ अरेबियन सी। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट चीज पे और टाइगर क्लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट एवर हुआ है इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, टाइगर क्लॉ फर्स्ट एवर हुआ है इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स का। ठीक है, याद होगा टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएसए एयरफोर्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन, शाहिद ड्रोन्स, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। ईरानियन मेड यूएफ है। ठीक है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है। अब देखो ड्रोन्स है ना, ड्रोन का इंडिया ने यूज किया कहाँ पे? ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, यूएवी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल होता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को प्रमोट करता है, जहाँ पे आप खुद फिजिकली जाके नहीं लड़ते हो, आपका जो ड्रोन्स है वो जाके अटैक करता है। सो इंडिया ने बहुत अच्छे से यूज किया था। और देखो ड्रोन्स को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन होता है। अब उसमें S-400 मिसाइल हो गया, आकाश हो गया, आकाश मिसाइल, ये इंडिया ने बहुत अच्छे से इंटरसेप्ट किया था। जो पाकिस्तान के ऑनगोइंग जो ड्रोन्स आ रहे थे वो इंडिया ने इसको बहुत हद तक कट डाउन कर लिया था। बहुत हद तक क्या, ऑलमोस्ट 90% कट डाउन कर लिया था। और जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उसमें भी वो सैटेलाइट इमेज के थ्रू दिखाया गया था कि कितना इंडिया ने उसको रिटेलिएट किया था, वो सारी चीजें। ठीक है, सो आपको याद हो गया शाहिद ड्रोन्स ईरानियन मेड है, ईरान का मेड है शाहिद ड्रोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर्पी ड्रोन आपको याद आना चाहिए, यूक्रेन वाले युद्ध में हर्पी ड्रोन था। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद आना चाहिए। लॉइटरिंग म्यूनिटेंट से मुझे नागास्त्र याद आना चाहिए। ये सारे डिफेंस का जो टेक्निकल टर्म्स है आपको याद आना चाहिए। डायरेक्ट सवाल आता है, डिफेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम राइट नाउ। सो डिफेंस से आपको ये सारी चीजें याद आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आओ, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। अब ये हुआ है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, जगह का नाम है नाइस, फ्रांस। ये देखो कहाँ गया इसका जगह का नाम। हम्म, 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 हम्म। मैंने लिखा नहीं है, अच्छा ठीक है। यूएन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? लिखा तो होना चाहिए यार यहाँ पे। चलो नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। नाइस, फ्रांस में हुआ है हमारा। क्या हुआ है? यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, नाइस, फ्रांस में हुआ है। ठीक है, अब देखो क्यों, हाँ अच्छा लिखा तो था यार, शिट, कोई नहीं। 9 से 13 जून के बीच में हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ओशन डे पे कोइंसाइड करता था। अब देखो क्या क्या हुआ है। एक तो ओशन वेरी इंपॉर्टेंट है, 70% हमारा वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। अब देखो पहला इंपॉर्टेंट क्यों है, ओशन एब्जॉर्ब करता है 23% ऑफ एनुअल CO2। जो हमारा CO2 है उसका 23% ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है। और 90% ऑफ एक्सेस हीट। सो आप समझ रहे हो ओशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। 23% जो आप CO2 निकाल रहे हो वो ओशन ही करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, 30% मोर एसिडिक हो रहा है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कोरल रीफ, कोरल रीफ ब्लीच कर रहा है ना। मरीन हीट वेव्स आ रहा है, जितना भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ऑल बिकॉज ओशन इज गेटिंग हीटेड। क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम। कोरल क्राइसिस में देखो, फोर्थ ग्लोबल मास इवेंट, ठीक है, अफेक्टेड 84% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ अक्रॉस 82 कंट्रीज। समझ रहे हो इंसान कितना स्वार्थी होते जा रहा है। ओशन जो हमारा 23% एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता था, हम लोग उसी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा
क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, 20% डिक्रीज इन वेस्टर्न ओशन फाइटोप्लैंक्टन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो इंडिया मैरीटाइम, इंडिया का क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि इंडिया 7500 प्लस लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया का। सो इंडिया बहुत ही वल्नरेबल है। इसमें क्या लिखा है, 30% पॉपुलेशन इन कोस्टल रीजन्स, राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अब देखो, अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, एक आपने सुना होगा तुवालू कंट्रीज हो गया, या फिर ये सारी कंट्रीज है, ये सब डूब रहा है। सुमात्रा आपने देखा होगा, इंडोनेशिया का बहुत सारे कंट्रीज है, स्टेट्स है, सिटी है, वो सब डूब रहा है। क्यों? क्योंकि राइजिंग सी लेवल हो रहा है, गर्म पानी हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। वेनेजुला का आपने देखा होगा, लास्ट जो नॉन ग्लेशियर था वो भी मेल्ट कर रहा है। सो ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो इसीलिए एक बैठक बैठाया गया था इंटरनेशनल ओशन कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पे हुआ था? दैट इज इंपॉर्टेंट, नाइस, फ्रांस। ठीक है। और एसडीजी 14 मेरे को याद आ जाना चाहिए। एसडीजी 14 से मेरे को क्या याद आना चाहिए? लाइफ बिलो वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ये वाला? चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, पॉपुलेशन सेंसस है, इससे डायरेक्ट दो सवाल पूछेगा। दो फेज में हो रहा है, एक हो रहा है अक्टूबर 1 2026 को, दूसरा हो रहा है मार्च 1 2027 को। बस दो ही सवाल, इससे एक ही सवाल बन सकता है, अक्टूबर 1 2026 और मार्च 01 2027। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस। मूविंग ऑन, 2026 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फार्मर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। एसडीजी 5 याद आ जाना चाहिए, एसडीजी 10 याद आ जाना चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का रैंकिंग याद आना चाहिए। 123 साल लगेगा हम लोग को पैरिटी में लाने के लिए। ठीक है, 123 ईयर्स ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दिया गया था। ठीक है, 2025 क्या क्या इंटरनेशनल ईयर्स है? क्वांटम, ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, कोऑपरेटिव्स। अच्छा, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन से मुझे याद आता है, इस बार हुआ है ग्लेशियल प्रिजर्वेशन दुशांबे में हुआ है। ठीक है, ताजिकिस्तान का कैपिटल है ताजिकिस्तान, दुशांबे, ताजिकिस्तान दुशांबे। ठीक है, किन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है? यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया भी इसका पार्ट है। वापस से देखो कौन सा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इन दुशांबे। ठीक है, इंडिया भी इसका पार्ट था। क्यों इंडिया पार्ट है? क्योंकि देखो इंडिया भी सराउंडेड है स्नो लाइन से, इंडिया में भी स्नो कवर है। कहाँ पे? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर वाले एरिया में। याद हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर या पीर पंजाल। एक्सक्यूज मी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे ग्लेशियर है, इसीलिए इंडिया इसका पार्ट है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ताजिकिस्तान, दुशानबे। कौन दो ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज किया था? यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ। कॉन्सेप्ट क्लियर? इंडिया में कहाँ पे? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। वेरी गुड। कोऑपरेटिव से मुझे याद आना चाहिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज मेरे को याद आना चाहिए। 2025 में सारा याद हो गया। क्वांटम हो गया। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कहाँ पे हुआ है? ताजिकिस्तान में, डब्ल्यूएमओ और यूनेस्को। यूनेस्को कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ और दे देगा, यूनेस्को प्लस डब्ल्यू में याद रहना चाहिए। कोऑपरेटिव याद आ जाना चाहिए। 25 2025। 2026 में किसको किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। अच्छा, फार्मर से मुझे क्या क्या याद आ रहा है? पीएम धन धनिया याद आ रहा है, पीएम धन धनिया योजना। ठीक है, फार्मर से मुझे याद आ रहा है, पीएम किसान याद आ रहा है। ठीक है, फार्मर से मुझे क्या याद आना चाहिए? एमएसपी याद आ जाना चाहिए, 23 क्रॉप्स। ठीक है, ये सारी चीज मुझे फार्मर से याद आ जाना चाहिए। ई टेक्नोलॉजी के मामले में अगर देखा जाए तो फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या यूज हुआ है? ई चौपाल हो गया, ठीक है, केवीके हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट थीम है, मेंस में आपको काम आता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर्स का डबलिंग द इनकम कैसे कर सकते हो? अब डबलिंग द इनकम के बारे में बात हुआ तो अशोक दलवाई कमेटी याद आना चाहिए। अब एम एस स्वामीनाथन याद आना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, एच वाई वी सीट, ये सारी चीज आपको याद आना चाहिए। मूविंग ऑन, ये तो क्लियर हो गया। यूनेस्को, डब्ल्यूएमओ, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर भी क्लियर हो गया। मूविंग ऑन, अब देखो प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां दौरा किया उनको कुछ कुछ अवार्ड मिला है। सो उसका एक कंपाइलेशन हम वीडियो ले आएंगे वन शॉट में। बट इसमें देख लो, जून में जो उनको मिला है, यहाँ पे उन्होंने ट्वीट भी किया है, साइप्रस में। ठीक है, साइप्रस कहाँ पर है? देखो मेडिटेरियन सी में है, सीरिया यहाँ पर है, यहाँ पे टर्की है, ये वाले एरिया में। सवाल पूछेगा साइप्रस का, बस लोकेशन पूछेगा कौन सी में है। सो इट इज इन मेडिटेरियन सी। ठीक है, साइप्रस में उनको कौन सा मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मराकाइरोस 3। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मराकाइरोस 3, साइप्रस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ो। आगे है देखो, लोकपाल से आपको याद आना चाहिए, अन्ना हजारे जी। 2013 में बहुत बड़ा वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तब जाके लोकपाल और लोकायुक्त 2013 में अमेंडमेंट एक्ट से आया।
ठीक है, तो इस बार मोटो और यहाँ पे इनका स्लोगन आ गया है, एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, व्हाट इज द मोटो ऑफ लोकपाल? एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। अब मुझे करप्शन एक्सपोज करने के लिए मुझे याद आना चाहिए आरटीआई एक्ट, याद आना चाहिए आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 याद आना चाहिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 याद आ जाना चाहिए। सीबीसी भी करता है। ठीक है, ये सारे चीज, ये सारे ऑर्गन्स है जो करप्शन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। ईडी हो गया। ठीक है, आप मुझे बताना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केज्ड पैरट है, वो जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसके अधीन काम करता है। ठीक है, एक्सपोज करप्शन के लिए आपको याद आ गया कौन कौन सा? आरटीआई 2005, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ठीक है, सीबीसी, सीबीसी कौन से कमेटी रिकमेंडेशन से बना है बताना मुझे। ईडी हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? मूविंग ऑन। योगा दिवस, योगा दिवस मनाते हैं अपन 21 जून को मनाते हैं। इस बार का योगा दिवस का थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन हेल्थ, फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, ये वाला था थीम। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, त्रिपुरा जो है उसको फुल लिटरेसी रेट अचीव कर लिया है। त्रिपुरा अंडर उल्लास स्कीम। वापस से देखो, त्रिपुरा ने क्या अचीव कर लिया है? फुल लिटरेसी रेट अंडर उल्लास स्कीम। इसके पहले कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने अचीव किया है उल्लास स्कीम के अंदर फुल लिटरेसी? पहला स्टेट है मिजोरम। ठीक है, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा। अब मुझे बताओ, मिजोरम और त्रिपुरा क्या ट्रॉपिको कैंसर से पास करते हैं? वेरी गुड, बता देना। और मुझे बताओ, फिफ्थ शेड्यूल में क्या मिजोरम और त्रिपुरा आता है? ये भी मुझे बताना। या सिक्स शेड्यूल में आता है, वो मुझे बताना। फिफ्थ शेड्यूल में आता है या सिक्स शेड्यूल में आता है, ये मुझे बताना। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रामसर साइट टैली है, वो हो गया 91, 91 हो गया। टू राजस्थान वेटलैंड्स ज्वाइन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब दो राजस्थान के वेटलैंड्स है जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक है खिचन और दूसरा है मेनार, उदयपुर में। ठीक है, दोनों राजस्थान में। आरजे, खिचान, खिचान और मीनार, खिचान और मैदान, खिचान और मीनार, खिचान और मीनार, याद हो गया। राजस्थान के दो रामसर साइट जो ऐड हुए, खिचान और मीनार। अब तो मुझे बताओ, रामसर है क्या? रामसर बेसिकली साइट है, रामसर एक जगह था ईरान में, जो 2 फरवरी 1971 में डिफरेंट कंट्रीज का बैठक हुआ। उन लोग ने बोला, यार हमें वेटलैंड को कंजर्व करना है। वेटलैंड में क्या होगा? मैंग्रोव्स हो गया, हमारा पॉन्ड्स हो गया, स्वाम्प्स एरिया हो गया, लिटोरल फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, और मैंग्रोव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लैंड स्लाइडिंग को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है वहां पे रहता है। सो एक इकोसिस्टम को प्रिजर्व करता है हमारा ये चीज। ठीक है, मैंग्रोव और वेटलैंड्स। सो उसको प्रिजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया था। कब लाया गया था? 2 फरवरी 1971। डायरेक्ट मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे दिया। सवाल पूछेगा 3 फरवरी 1975, 2 फरवरी 1971, ऐसा दे देगा। तो आप इन अ पोजिशन रहोगे ना अटेम्प्ट करने के लिए, क्या मारोगे आंसर? 2 फरवरी 1971। कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, याद हो गया। अब मुझे बताओ, कोई कोई सा मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताना। मणिपुर में कौन सा रामसर साइट है? लोकटक। असम में कौन है? दीपर बोइल। अब बिहार में नागी और नटकी है। ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट कौन कौन सा है? नागी और नटकी, बिहार में रामसर साइट। क्लियर? मूविंग ऑन। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेनाब रेल प्रोजेक्ट। पहला तो देखो, वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है कहाँ पे? चेनाब रिवर पे। चेनाब रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब देखो, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। यहाँ पे देखो, बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अब फुली ऑपरेशनल हो गया है। ठीक है, सवाल डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा। एक और सवाल पूछेगा यहाँ से, अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ पर है? ठीक है, वो भी वही वाले एरिया में। और इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है कहाँ पे? अंजी खाड़ ब्रिज। कॉन्सेप्ट क्लियर? अंजी खाड़ ब्रिज याद हो गया, और हमें याद हो गया चेनाब रिवर पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखो, उधमपुर है, उधमपुर से बारामूला, और इसका हाइट शायद 369 मीटर्स है। इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है ना, 369 मीटर है। ठीक है, ये देखो आर्च टाइप का है ना, ये आर्च, चेनाब आर्च ब्रिज कहते हैं इसको, चेनाब आर्च ब्रिज। ठीक है, इससे दूरी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो उधमपुर और बारामूला के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगा। और हमारा जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बारामूला उधमपुर थोड़ा सा वो एरिया है ना, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगा, पेट्रोलिंग इजीली हो पाएगा, हमारे जो जवान है वो जा इजीली जा पाएंगे, फूड सप्लाई जा पाएगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेड बाय आवर गवर्नमेंट। ये हम लोगों ने देख लिया है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। आगे बढ़ते हैं।
अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट बस यही है, AI-1711, ठीक है, ये बोइंग जो था ड्रीमलाइनर क्रैश किया गया था, ठीक है। कहाँ जा रहा था? लंदन गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था, ठीक है, बस ये याद कर लेना, AI-171, एयर इंडिया 171। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो गोवा गए होंगे उनको पता होगा ये वाला ड्रिंक के बारे में, फेनी, ठीक है। अब फेनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट ट्रिविया ये है, पढ़ लो। इफ फूड हिस्टोरियंस आर टू बी बिलीव द पोर्टुगीज मिशनरीज, पोर्टुगीज गोवा में कब आए थे? ठीक है, कोचिन से गोवा अपना कैपिटल कब शिफ्ट किए थे? अल्मेडा अल्बुकरेक कौन था? ठीक है, नीनो डी कुना कौन था? ये सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। इफ फूड हिस्टोरियंस आर टू बी बिलीव द पोर्टुगीज मिशनरीज ब्रॉट द कैशो प्लांट टू गोवा इन 1600s and introduced the cashew apple to the region. They also introduced a method of distillation which was then passed on to the locals. The people who made feni was called batikars, who used earthen pots or bhattis under a fire. Today, copper pots under the Kohli method are used to make feni. The feni is fermented naturally for 72 hours and then distilled twice. ठीक है, so feni गोवा में कोई भी गया होगा तो feni ट्राई मत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार से इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें देख लो। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू ई वोटिंग अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडी से मुझे याद आना चाहिए, 12th शेड्यूल याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 243 याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल किससे? पंचायत से। ई वोटिंग हुआ है फर्स्ट टाइम SEB बाई सीडैक के द्वारा और बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। एक ऐप बनाया गया है इन दोनों के मदद से, ठीक है, ऐप बनाया गया है टू डू ई वोटिंग। और बिहार बिकम क्या है, बिहार क्या बिकम किया है? फर्स्ट स्टेट टू डू ई वोटिंग। मूविंग ऑन, अब देखो ये 150 मेड इन बिहार लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया गया है गुइनी। गुइनी इज इन अफ्रीका, इंपॉर्टेंट है बिहार PCS के लिए। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बिहार लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कौन से कंट्री में किया गया है, तो गुइनी में किया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब देखो अंबुबाची मेला याद, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछेगा अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है, और ये माँ कामाख्या को डेडिकेटेड है, सेलिब्रेट करता है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे टैबू है वो सब्जेक्ट, वहीं पे असम उसको क्या करता है? सेलिब्रेट करता है थ्रू कामाख्या फेस्टिवल। कामाख्या अंबुबाची मेला के थ्रू सेलिब्रेट करता है। कामाख्या जो माँ कामाख्या है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो जून में किया जाता है वो टाइम पे, है ना, अंबुबाची मेला याद रहेगा। असम, कौन? माँ कामाख्या, माँ कामाख्या, ठीक है, वेरी गुड। मूविंग ऑन, अब इससे मेरे को याद, हाँ एक और चीज देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च बाय इंडिया। फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज हेल्ड इन इंडिया अंडर द, एंडोर्स किया गया था, प्रेसिडेंट भूपेंद्र यादव को एंडोर्स किया गया है। अब पहले देखो IBCA है क्या? 7 बिग कैट का अलायंस है जो इसके अंदर आता है। वो हो गया टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुअर, पूमा। 7 बिग कैट है, इन लोग कंप्राइज करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए कि इनका पोचिंग नहीं हो सके, इन्हें मारा नहीं जाए, इसके लिए लाया गया था। इससे मेरे को याद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल हो गया है ना, 1973। ये भी इंपॉर्टेंट थीम है, 50 साल इसका हो गया है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर का मुझे याद आ रहा है तो मुझे याद आना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 25 जून को PM ने बोला कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे, ठीक है, संविधान हत्या दिवस। सो इट इज कमेमोरेटिंग, इट इज नॉट कमेमोरेटिंग, 50 साल हो गया है इमरजेंसी का, सो उसके लिए उन लोग ने ये किया है कि संविधान का हत्या हुआ था उस दिन, सो ये लाया गया है 50 इयर्स ऑफ संविधान हत्या दिवस। कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? आर्टिकल थ्रू 52, 42nd अमेंडमेंट आपको याद आना चाहिए। अब देखो पूरा ग्राउंड बताता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। पहले तो ग्राउंड देखो, नेशनल इमेजिनरी कब लगाते हो? जब यू आर एट वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन देखो 44th अमेंडमेंट में शामिल हुआ था। इसके पहले था, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस इज अ वेरी वेग टर्म, और इसी का फायदा उठाई थी मैडम इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले से उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, और 44th अमेंडमेंट के थ्रू उसको ला दिया गया था, आर्म्ड रेबिलियन को रिप्लेस कर दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस से। इसके अलावा आपको याद आना चाहिए मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने ये बोला कि आप अगर इमरजेंसी लगा रहे हो, सो ये आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल को प्रमोट करता है? आर्टिकल 13, 32, 226, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू
का एक स्टेप अगर आप आगे जाओगे, सो दैट विल बी जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके एक और स्टेप आगे जाओगे, दैट विल बिकम जुडिशियल ओवररीच। सो अभी आप देखते होगे कॉलेजियम सिस्टम, मतलब अभी ये दिखाया जाता है, मतलब आर्टिकल 50 को वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आगे जा रहा है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखो, कॉलेजियम सिस्टम जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ना, आर्टिकल 50। ये मेंस में सवाल आता है कि कैसे देयर इज अ ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। इमरजेंसी के बारे में देखो, 6 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन होता है। रिवोकेशन कैसे होता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल। पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना ही ये रिवोकेट हो जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट देखो, एग्जीक्यूटिव में इसका इफेक्ट क्या होता है, सेंटर के पास पूरा पावर आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो सेंटर भी लाइक अपुनी भगवान है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे बना सकता है। फाइनेंशियल में भी देखोगे तो सेंटर के पास पूरा पावर है, स्टेट का जो फाइनेंसेस है, जो फाइनेंसेस सेंटर स्टेट को देता है, वो उस पर कटौती कर सकता है, उस पर कमी कर सकता है। सो बेसिकली क्या होता है, आपका सेंट्रलाइज डोमेन आ जाता है ना। जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स यूनिलैटरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी जैसे प्रोवोक होता है, आर्टिकल 358 प्रोवोक हो जाता है, उसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। जैसे ही हमारा नेशनल इमरजेंसी प्रोवोकेट हो गया है, वैसे ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मूविंग ऑन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एसडीआर रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 10th रिपोर्ट आया है इस बार इंडिया का स्कोर है 67 और इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ है। 109 से इंडिया सीधा 10 स्थान जम करके 99 में पहुंच गया है। सो दिस इज अ गुड थिंग। बट इसके अलावा देखो, कुछ कुछ बुरा चीज भी है कि केवल 17% ही एसडीजी है जो ऑन ट्रैक चल रहा है। 2030 तक जो हमें अचीव करना है, सिर्फ 17% ही एसडीजी है जो ऑन ट्रैक चल रहा है, ठीक है। सो डिसमल परफॉर्मेंस है। सो कुछ नहीं है। 2030 अगर आप देखोगे तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ा देंगे 15 साल के लिए। सो कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो है वो ठीक भी है, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, बट जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दैट इज गेटिंग क्लीवेज्ड मोर। जो डिस्पैरिटी भी आप देखते होगे ना, जो 1% वेल्थ वाले हैं वो 40% वेल्थ को, 1% टॉप जो रिचेस्ट मैन है 40% वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं। सो देयर इज अ डिस्पैरिटी, है ना, ये डिस्पैरिटी है। इनकम इनइक्वालिटी आप पढ़ते होगे ऑक्सफैम रिपोर्ट में। सो लो कैपिटलिस्टिक पैसे की तरफ जा रहे हैं, बट जो बुनियाद है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल कंजर्वेशन, ये सारी चीज नहीं देख रहे हैं। So that is so this is being implemented. So this is being shown 17% ही एसडीजी टारगेट आप अचीव कर पा रहे हो। अब देखो कमेंट सेक्शन में मुझे पूरा बताओ, एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 4 क्या है, एसडीजी 9 क्या है, 13 क्या है, 16 क्या है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स पे एक सवाल पूछता है। सो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन का किताब है। सो ये बुक उन्होंने लिखा है, द वन, शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन। देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट थीम्स था जो रिपीटेड आता है हमारे एग्जाम में, बीट बीपीएससी, बीट आईबीएससी, आरओ के लिए भी आप ये कर सकते हो। जस्ट सिट बैक, जो भी मैं बताया हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाओ। इसके अलावा मैं ये वाला जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको आराम से देखना, इसका नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करना। ट्रस्ट मी गाइस, लिमिटेड सोर्स रखो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आप भूलोगे। एक चीज को पढ़ो, बार बार उसको रिवाइज करो, एंड ट्रस्ट मी, ये वाला जो पीडीएफ है जून एग्जॉस्टिव है, इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं पूछने वाला है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज को, आई दृष्टि, सारा चीजों क्लब करके ये 30 पेज का बना है, 31 पेज का बना है, सॉरी। ये आप अच्छे से पढ़ो, और इसके पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो सारा आप एक जगह लिखो, इसको अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो सारी चीजों को। So that's all guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू like and subscribe this channel also. Thank you so much guys.